जय हिंद, वंदे मातरम। व्यक्तित्व की उदात्तता एवं भव्यता की ओर धीरे धीरे अग्रसर होने वाले युवा वर्ग एवं महानुभावगण, इस सेशन के तहत हम जुड़ेंगे उन महत्वपूर्ण तथ्यों की कड़ी से जो कि बिहार की विशेषता से संबंधित है। तो आइए इस के तहत हम राष्ट्रीयता की क्रोड़ में बिहार की भूमिका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की छानबीन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दिल थाम करके जुड़े रहिए और शुरू से अंत तक उन तथ्यों की कड़ी से हम जुड़ते हैं जिसमें बिहार ने स्वतंत्रता आंदोलन के दरमियान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बिहार के अंदर राष्ट्रीयता किस तरह से कब कब किस परिस्थिति में महत्वपूर्ण स्थान भारत के संदर्भ में अदा की, उन तथ्यों को हम इसमें समेटने का प्रयास किए हैं। तो आइए अविलंब हम उन महत्वपूर्ण तथ्यों की कड़ी से जुड़ते हैं। अगर बिहार की बात करते हैं तो आधुनिक युग में बिहार ने राष्ट्रीय आंदोलन के क्रमबद्ध रूपों में अद्भुत एवं प्रेरणास्पद भूमिका निभाई है। विभिन्न कालों में स्वतंत्रता के लिए देश की पुकार पर बिहार का उत्तर जो भाग है, उत्तरी भाग है, वह प्रखर एवं मुखर भी था। तो इस कड़ी में जहाँ तक 1856 की बात है तो उस समय तक अंग्रेजों ने लगभग संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था और 1856 ईस्वी तक जो अधिकार प्राप्त कर लिए थे, इस आधिकारिक प्राप्ति में जो भी अंग्रेजों का कुत्सित प्रयास हुआ था, वह प्रयास लगभग 68 विद्रोहों में जाकर के पूरा हुआ था। बिहार में बहुत सारे विद्रोह हुए। 68 विद्रोहों में से बिहार में कई विद्रोह हुए जिन्होंने राष्ट्रीयता के संदर्भ में अपना अहम भूमिका अदा किया। उन्हीं विद्रोहों में जो महत्वपूर्ण विद्रोह है संथालियों का विद्रोह, जिसका जिक्र कंपनी के दस्तावेज में मिलता है। काला नार में 1830 ईस्वी से 1869 ईस्वी के बीच में जो आंदोलन हुआ उसे बहावी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार 1831 ईस्वी में जो आंदोलन कोल विद्रोह के रूप में हुआ वह महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्रीयता के संदर्भ में रखता है। साथ ही 1832 ईस्वी का भूमिज विद्रोह होता है, यह भी अहम भूमिका निभाता है। फिर 1856 ईस्वी में संथाल विद्रोह होता है जिसका केंद्र बिहार रहता है। इसी प्रकार 1857 ईस्वी की ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध जो भी एक सशक्त विद्रोह हुआ जिसने आज़ादी की प्रथम लड़ाई के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बिहार में इसका जो नेतृत्व हुआ वह बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा हुआ। बाबू वीर कुंवर सिंह ने 80 वर्षों की वृद्धावस्था में भी एक नए रंग रूप में, एक नए जज्बात की पहचान दी। कहा जाता है कि 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सच कहते हैं वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। अर्थात उनकी त्याग, बलिदान और समर्पण की भावना अन्य व्यक्तित्वों में कूट कूट करके राष्ट्रभक्ति की भावना भरती है और उन्हें प्रेरित करती है। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने संघर्ष को जारी रखा। 1857 के विद्रोहियों में अगर पीर अली तथा हरे कृष्ण सिंह का नाम न लिया जाए तो इनके साथ बेईमानी होगी। अर्थात पीर अली और हरे कृष्ण सिंह ने मुख्य भूमिका निभाई 1857 की क्रांति के दरमियान। पीर अली जो कि पत्र बेचने का, पत्रकारिता का काम करते, पत्र अर्थात समाचार पत्रों को बेचने का काम करते थे और इनको विशेष तरह से जो रुचि थी वह देश के प्रति राष्ट्रीयता की भावना में ये जुड़ करके और देश के लिए काम किया करते थे और अंग्रेजों को दूर भगाने के लिए भी अपना उसी पेपर के माध्यम से कार्य किया करते थे। गुप्त समितियों में रह करके
अंजाम देते थे और गुप्त समितियों को आगे बढ़ाने में सहयोग किया करते थे और पटना में ऐसे ही क्रियाविधि में लगे हुए थे। तब तक भनक लगी अंग्रेजों को और इनकी सारी गुप्त समितियां थी जिनमें ये भाग लेते थे उनको गिरफ्तार किया गया और इन्हें जो है सो सजा मिली। फिर भी इनका महत्वपूर्ण योगदान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्रांतिकारी गतिविधियों को सही रूप देने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। यदि राष्ट्रीयता के संदर्भ में 19वीं सदी के उत्तरार्ध में राष्ट्रीय चेतना के संदर्भ में जो बिहार की भूमिका की बात की जाती है तो इसमें भी बिहार बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और इनके अंदर जो भी क्रांतिकारी थे, जो भी देशभक्ति की भावना से भरे हुए थे, उन्होंने देश की स्थिति को और देश में फैल रहे क्रांतिकारी विचारधारा को एक नया आयाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी में बिरसा मुंडा का नाम आता है जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। 1895 ईस्वी से 1901 ईस्वी के बीच दक्षिण बिहार में बिरसा के नेतृत्व में जो सशक्त विद्रोह हुआ वह बहुत ही महत्वपूर्ण था और लेकिन सत्ता के द्वारा उसे बलपूर्वक दबाया गया। फिर भी उन्होंने राष्ट्रीयता के संदर्भ में अहम भूमिका निभाई। यही नहीं, 20वीं सदी के प्रारंभ से ही बिहार भी उन सभी आंदोलनों के साथ चला जिसने अंततः देश की आजादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में अग्रणी भूमिका निभाई। इसी तरह से जो बिहार समय समय पर राष्ट्रीयता का परिचय देता रहा, उन क्रांतिकारी आंदोलनों में हम 1906 ईस्वी से 7 ईस्वी तक जो आंदोलन हुआ वह बाबा ठाकुर दास जी के द्वारा हुआ। इन्होंने राधा कृष्ण सोसाइटी की स्थापना की और दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र द्वारा क्रांतिकारी विचारों को प्रचार प्रसार करने में अपना अमूल्य योगदान दिया। इतना ही नहीं, अपितु क्रांतिकारी आतंकवाद और बिहार बंग भंग विरोधी आंदोलन के क्रम में बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद का जो प्रसार हुआ उसका प्रभाव बहुत हद तक, काफी हद तक बिहार में भी पड़ा। बिहार में हुए उस क्रांतिकारी आंदोलन की घटना को कभी नहीं भुलाया जा सकता जो कि 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर जिले में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी के द्वारा किया गया। अर्थात 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर जिला में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने जिला जज किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया था और उस पर प्रहार किया, लेकिन उस आक्रमण के दरमियान 2 अन्य महिलाएं मारी गईं। चौकी ने इस घटना के बाद से आत्महत्या कर ली क्योंकि उनको बहुत बुरा लगा और खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई। इतना ही नहीं, अपितु 1913 ईस्वी की जो बात आती है तो 1913 ईस्वी में सचिंद्र सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना सचिंद्र सन्याल के द्वारा की जाती है और सचिंद्र नाथ सन्याल जो अनुशीलन समिति की स्थापना करते हैं उसमें जो है सो समाज में देशभक्ति की भावना फैलाने और क्रांतिकारी प्रवृत्ति वाले व्यक्तित्वों को जन्म देने का काम किया करते थे। इसी प्रकार 2 व्यक्तित्व और आते हैं जिनका नाम रेवती नाग और जगन्नाथ सरकार आता है। रेवती नाग के द्वारा और जगन्नाथ सरकार के द्वारा जो क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने का काम किया गया वह काबिले तारीफ था। रेवती नाग ने भागलपुर में और जगन्नाथ सरकार ने बक्सर में युवा क्रांतिकारियों को सही प्रशिक्षण दे करके देश के प्रति जागरूक करने का, राष्ट्रीयता की भावना उनमें कुट कुट भरने का काम वे दोनों किया करते थे। दूसरे चरण में जो असहयोग आंदोलन हुआ, अर्थात असहयोग आंदोलन के बाद जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए उनके दूसरे चरण में बिहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्तित्वों में जोगेंद्र नाथ शुक्ल का नाम आता है जो कि क्रांतिकारी जो चंद्रशेखर आजाद थे और मनमनाथ गुप्त थे उनके संपर्क में रहा करते थे और
30 ईस्वी में शुक्ल जी को इन्हीं क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है तथा उन्हें 22 वर्ष की सजा दी जाती है। इसी प्रकार बिहार में वैकुंठे शुक्ल और चंद्रमा सिंह का नाम भी बहुत ही प्रसिद्ध है और इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका देश के अंदर एक भावना पैदा करने में निभाई। कहना न होगा कि ताना भगत आंदोलन में बिहार की जनजातियों का विशेष योगदान रहा है। सन 1913 ईस्वी में जो ताना भगत आंदोलन हुआ उसमें अपेक्षाकृत जो जागृति हुई वह राष्ट्रीय स्तर पर हुई। इस आंदोलन के दरमियान कांग्रेस और महात्मा गांधी जी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया और बिहार में इन दोनों व्यक्तित्वों का अर्थात कांग्रेस पार्टी का और महात्मा गांधी जी का बहुत ही प्रभाव था। मुख्य इस ताना भगत आंदोलन की जो मुख्य मांगे थी जो कि 1913 ईस्वी में शुरू हुई, इसकी प्रमुख मांगे थी कि स्वशासन का अधिकार हम प्राप्त करेंगे, लगान नहीं देंगे, मनुष्यों में समता की भावना पैदा करेंगे। कांग्रेस की असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन भी मिला। अर्थात बिहार में कांग्रेस ने जो असहयोग आंदोलन शुरू किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि पूरे भारत को प्रभावित किया और कांग्रेस का जो प्रभाव पूरे भारत में रहा उसका प्रभाव बिहार में भी देखने को मिला। बिहार के अंतर्गत जो भी आंदोलन हुए उनमें होम रूल आंदोलन और जो कि बिहार में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में व्याप्त रहा, परंतु बिहार के अंदर 1916 ईस्वी में राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत हुई। अर्थात बिहार के जो मुख्य भूमिका निभाने वाले व्यक्तित्व रहे वो मौलाना मजहरूल हक, सरफराज हुसैन और चंद्रवंशी सहाय जी रहे। इस कड़ी में जो 1916 ईस्वी में राष्ट्रव्यापी होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई उसमें बिहार के अंतर्गत मौलाना मजहरूल हक ने नेतृत्व को संभाले रखा और सरफराज हुसैन उस के उपाध्यक्ष बनाए गए, चंद्रवंशी सहाय सचिव बनाए गए। 1910 ईस्वी में एनी बेसेंट दोबारा पटना आई और उनकी सहभागिता से क्रांतिकारी गतिविधियों को एक नया आयाम मिला। कहना न होगा कि चंपारण सत्याग्रह और बिहार न केवल बिहार में ही अपितु संपूर्ण भारत में अहम भूमिका निभाया। अर्थात चंपारण सत्याग्रह और बिहार के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में जो आंदोलन की गतिविधि मिली वह विशेष रूप से काबिले तारीफ रही। इस संदर्भ में बिहार ने पूरे भारत का प्रतिनिधित्व किया कि स्वतंत्रता आंदोलन के दरमियान जो चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन हुआ वह पहला सत्याग्रह आंदोलन था जो कि राष्ट्रव्यापी अपना प्रभाव छोड़ा। बिहार में यह आंदोलन जो हुआ वह राजकुमार शुक्ल के सहयोग से पूरा हुआ। अर्थात इस चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में राजकुमार शुक्ल की विशेष भूमिका थी। राजकुमार शुक्ल जो कि 1916 ईस्वी के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दरमियान पहुंचे थे और वहां पर उपस्थित होकर के चंपारण की स्थिति को बताया। गांधी जी ने उसको विशेष ध्यान नहीं दिया, परंतु उस पर विचार करने के लिए और स्थिति की तहकीकात करने के लिए बात रखी और चंपारण में आकर के उन्होंने चंपारण की समस्या का समाधान किया और यह प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग रहा जो कि सफल रहा। तिनकठिया व्यवस्था के कारण किसानों को नील की खेती करने की बाध्यता थी और उनका शोषण होता था। इस दरमियान 1917 में जो
सत्याग्रह आंदोलन हुआ, उसमें गांधी जी की विजय मिली और अंग्रेजों को अंत में झुकना पड़ा एवं कानून बना करके तिनकठिया व्यवस्था को समाप्त करना पड़ा। कहना न होगा कि खिलाफत, असहयोग आंदोलन एवं बिहार खिलाफत को लेकर के जो भी घटनाएं बिहार में हुई वह महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्रीयता में अदा करती हैं। बिहार के अंतर्गत गया, जहानाबाद, मुंगेर, पटना और पूर्णिया जैसे अन्य जिलों में भी सभाएं आयोजित की गई। तुर्की के सुल्तान की सहायता के लिए कोष इकट्ठा भी किया गया। मजहरूल हक ने इन कार्यों में काफ़ी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फरवरी 1919 ईस्वी को पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित की गई, जिसमें खलीफा के प्रति मित्र देशों द्वारा उचित व्यवहार के लिए लोकमत बनाने की बात कही गई। और अप्रैल 1919 ईस्वी में इस आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना शौकत अली पटना आए। 15 और 16 मई को फुलवारी शरीफ में मुस्लिम उलेमाओं का सम्मेलन हुआ, जिसमें सरकार से पूर्ण सहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ। ऐसा ही प्रस्ताव बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और बिहार प्रादेशिक सभा ने भी पारित किया। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 19 सितंबर 1920 ईस्वी को पारित हुआ, मगर इसके पूर्व ही बिहार में असहयोग प्रस्ताव पारित हो चुका था, जिसकी भूमिका बिहार ने निभाई थी। जहां तक इस प्रस्ताव के संदर्भ में अर्थात असहयोग आंदोलन के संदर्भ में प्रस्ताव की बात है, तो बिहार ने इसमें अहम भूमिका निभाई थी। अगस्त 1920 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद के सभापतित्व में बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन की बैठक सागलपुर में हुई, जिसमें गांधी जी के सुझाव पर स्वराज के मुद्दे असहयोग के प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया गया। ब्रज किशोर को भी असहयोग आंदोलन में शामिल कर लिया गया। आंदोलन के क्रम में मजहरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी आदि नेताओं ने विधायिका के चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया। छात्रों ने कॉलेजों से अपना नाम वापस ले लिया। शिक्षा के वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। राजेंद्र बाबू इसके प्राचार्य बने। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में ही बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 16 फरवरी को किया गया। अर्थात बिहार में राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई और बिहार विद्यापीठ की उद्घाटन जो की गई वह 6 फरवरी 1921 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा की गई। इसमें मजहरूल हक का भी काफ़ी सहयोग रहा। अर्थात यूँ कहें कि कलकत्ता का अधिवेशन जो सितंबर 1920 ईस्वी में हुआ राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसके पहले ही बिहार में गांधी जी के द्वारा और राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में असहयोग आंदोलन की चर्चा हो चुकी थी और प्रस्ताव पारित हो चुका था। बिहार में स्वदेशी भावना के विकास के लिए, अपने देश को आज़ाद करने के लिए, देश में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने के लिए, बिहार के लोगों को जागरूक करने के लिए जो कदम उठाए गए वे बहुत ही महत्वपूर्ण कदम थे। और उन कदमों में जो विद्यापीठ की स्थापना बिहार में हुई 6 फरवरी 1921 ईस्वी को, जो कि गांधी जी के द्वारा की गई, इस विद्यापीठ का कुलपति मजहरूल हक को बनाया गया। ब्रज किशोर प्रसाद को कुलपति और मजहरूल हक को कुलाधिपति बनाया गया। मजहरूल हक ने द मदरलैंड अखबार 1921 ईस्वी में प्रकाशित किया, जिसका मूल उद्देश्य राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार करना, असहयोग कार्यक्रम का बढ़ावा देना, हिंदू मुस्लिम एकता को सही रास्ते पर लाना और मजबूत करना। 22 सितंबर को ब्रिटेन का युवराज पटना आता है तो पूरे देश में हड़ताल मच जाती है। यह स्वदेश की भावना और राष्ट्रीयता की भावना थी जो कि बिहार में उस समय पनपी हुई थी। कहना न होगा कि
बिहार में 1922 ईस्वी में गया में कांग्रेस का अधिवेशन चित्तरंजन दास जी की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें चुनाव में भाग लेने के सवाल पर स्वराज दल का गठन हुआ। बिहार में इस दल की बैठक 2 जून 1923 ईस्वी को पटना में ही हुई और बिहार प्रांत के अंतर्गत इस पार्टी को जिस तरह से इस पार्टी का नाम रोशन हुआ, जितनी सफलता मिली, वह बहुत ही महत्वपूर्ण रही राष्ट्रीयता के विकास में। जहां तक साइमन कमीशन के 1928 ईस्वी में भारत आगमन की बात थी, तो इसके लिए पूरे देश भर में राष्ट्रवादियों के द्वारा बहिष्कार का निर्णय लिया गया और उनका बहिष्कार किया गया। इसी संदर्भ में 12 दिसंबर को आयोग के पटना पहुंचने पर कड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। आयोग को काला झंडा दिखाया गया और उसका बहिष्कार किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, अर्थात यदि हम बिहार के संदर्भ में सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार जो है सो एक अहम भूमिका के रूप में राष्ट्रीयता को नया आयाम देने में लगा हुआ था। बिहार में नमक सत्याग्रह आंदोलन का आरंभ 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को चंपारण और सारण जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बना करके किया गया। इस आंदोलन का विस्तार पटना, शाहाबाद एवं मुजफ्फरपुर आदि जिलों में भी हुआ। कठोर सरकारी दमन द्वारा लगभग 13,000 लोगों को कैद कर लिया गया। मई 1930 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसकी और आगे रूप बढ़ाया और विदेशी वस्त्रों का त्याग, शराब की दुकानों में के आगे धरना देने का भी कार्यक्रम शुरू किया। इसी तरह से छपरा जेल के कैदियों ने भी नंगी हड़ताल करके विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया और आंदोलन में 4 चांद लगाने में वे आगे जुट गए तथा चौकीदारी कर नहीं देने के लिए भी आंदोलन किए। इतना ही नहीं, अपितु बिहार का योगदान राष्ट्रीयता के संदर्भ में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन के दरमियान भी देखने को मिलता है। जब गांधी जी ने 1933 ईस्वी में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव रखा तो बिहार में इसका व्यापक प्रभाव मिला और 880 सत्याग्रही जेल भी गए। कहना न होगा कि राष्ट्रव्यापी भारत छोड़ो आंदोलन और जो कि अंग्रेजों के लिए काला अध्याय लेकर के आया, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को आरंभ हुआ। इस आंदोलन में जो भूमिका बिहार ने निभाई वह काबिले तारीफ रही। इसमें बिहार के युवा क्रांतिकारियों ने अपनी भूमिका बढ़ चढ़ करके निभाई। 9 अगस्त को राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी हुई, जिसका प्रबल विरोध हुआ। प्रायः सभी शैक्षिक केंद्रों में हड़तालें हुई, राष्ट्रीय झंडे भी लहराए गए। 11 अगस्त को छात्रों के एक जुलूस ने सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश की, जिसमें पुलिस की गोली से 7 छात्र मारे गए और शहीद स्मारक जिसका बना हुआ है। विरोध स्वरूप 12 अगस्त को पटना में पूर्ण हड़ताल रही। उसी शाम कांग्रेस की भूमिका देखने को मिलती है, अर्थात कांग्रेस ने उस घटना को लेकर के जो भूमिका निभाई वह काबिले तारीफ रही। अर्थात कांग्रेस ने जगत नारायण की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित किया कि संचार सुविधाओं को ठप कर दिया जाए और सरकारी कार्यों को शिथिल कर दिया जाए। पूरे बिहार में रेल की पटरियां उखाड़ी गई। इस विरोध के दरमियान, इस प्रस्ताव के दरमियान पूरे बिहार में रेल की पटरियां उखाड़ी गई। डाकघरों, थानों एवं अन्य सरकारी इमारतों को जलाया भी गया। इस आंदोलन के क्रम में बिहार में 15,000 से अधिक लोग बंदी बनाए गए। 87 अर्थात 8,783 व्यक्तियों को सजा हुई, 134 लोग मारे गए तथा कई लोग घायल हुए।
कहना न होगा कि इसी क्रांतिकारी गतिविधियों में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भी अहम भूमिका निभाई। वे अपने चतुराई से हजारीबाग जेल से भागकर एक दस्ता का गठन किया। एक क्रांतिकारी गतिविधियों से युक्त राष्ट्रीय की भावना से लबालब भरे हुए दस्ता का निर्माण किया, जिसका नाम आजाद दस्ता दिया गया। आजाद दस्ता जो कि 1943 के अंत तक सक्रिय रहा और अगस्त क्रांति में इस तरह से बिहार की भूमिका महत्वपूर्ण रही। कहना न होगा कि अगस्त क्रांति में जो बिहार की भूमिका थी उससे ब्रिटिश सत्ता भी घबराई हुई थी। इसीलिए बिहार के संदर्भ में जो बातें हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश राजनीतिज्ञ के द्वारा कही गई कि बिहार में उपद्रव विशेष रूप से उग्र है और यह प्रांत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इस पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अर्थात सच में यह कहा जाए कि स्वतंत्रता आंदोलन के दरमियान बिहार की अग्रणी भूमिका रही। बिहार ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वह काबिले तारीफ थी और यहाँ के क्रांतिकारियों ने जिस शौर्य का, जिस साहस का, जिस त्याग बलिदान का परिचय दिया वह आज भी प्रेरणास्पद है और उससे प्रत्येक को सबक ग्रहण लेनी चाहिए और प्रासंगिक करके नए बिहार को स्थापना में अपना सहयोग करना चाहिए। तो इस तरह से आपने प्रमुख तथ्यों की कड़ी से महत्वपूर्ण जुड़ाव रखा, जिसमें बिहार और स्वातंत्र्य आंदोलन की भूमिका, अर्थात आप इस कड़ी से जुड़े कि बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के क्या स्वरूप रहे, बिहार की गोद में स्वतंत्रता का क्या स्वरूप रहा, इस महत्वपूर्ण तथ्यों की कड़ी से जुड़े। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।